हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि 19th सेंचुरी इंडिया में हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे, भारतीयों के क्या क्या रिएक्शंस हैं, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ 1847 अभी हमने रिसेंटली खत्म किया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रिवॉल्ट वाला जो टॉपिक है ये मैंने किस में करवाया है? स्पेशल क्लास में करवाया है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सेशन मिस हो रहा है तो वो बेसिकली स्पेशल क्लासेस में करवा रहा हूं, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं वहां पर। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से लिंक जो है वो जरूर लें और उस लिंक के माध्यम से स्पेशल क्लासेस को पूरा जरूर कवर करें, ठीक है। सो रिएक्शंस, भारतीयों के रिएक्शंस में आज हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस को समझेंगे। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले का जो चरण है पॉलिटिकल एसोसिएशंस का, आज हमें समझना है उनके बारे में, ठीक है। और समझना है कि नेशनलिज्म एक नेशन हो, एक नेशन स्टेट हो, ये सारी भावनाएं जो है वो भारतीयों में कैसे एस्टेब्लिश हुई, आज हमें ये समझना है, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने लाइव क्लासेस में कवर कराया, या उससे पहले एंशियंट और मेडिवल की सीरीज आपने कवर नहीं करी है, मॉडर्न और कल्चर के अन्य टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर कि आप थॉरली फॉलो करें इन सभी सेशंस को। इन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, या जैसा भी फील करते हैं आप सेशन के बारे में, ठीक है। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आप लोग जानते हैं कहाँ से मिलेंगे आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कवर करा चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी हमारी चल रही है, राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक भी मैंने स्पेशल क्लासेस में करवाए हैं। उसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक्स, जिसमें प्लस प्लान में डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर मिलते हैं। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से तो पढ़ने को आपका मौका मिलता ही है। और एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी ने लिया है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे किसी लेक्चर में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, राइट, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं मेरे बारे में कि मेरी मेरी वीडियो में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट था, अगर आपको लगे, राइट। और फॉर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रिपोर्ट करने का। उसके अलावा बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें हर साल 80 टेस्ट होंगे, 30 मेंस और 50 प्रीलिम्स। 50 प्रीलिम्स में कैसे कैसे 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसकी आईएनआर वर्थ है 30,000 रुपीज। टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाया गया है और टॉप एजुकेटर्स द्वारा एनालिसिस करके थॉरली जो है वो इस टेस्ट सीरीज को क्रिएट किया गया है। ऑफर अवेलेबल है 30 जून तक, जल्द से जल्द एनरोल करें और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ऑलराइट। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 ईयर का प्लान वैलिड रहेगा मेंस 2022 तक, 2 ईयर का प्लान वैलिड रहेगा मेंस 2023 तक। उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल प्लान्स के लिए ये प्राइसेस हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के। सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें खुद पर और सोच रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन ले, सो दिस इज द राइट टाइम, अभी बिल्कुल सही समय है, सब्सक्रिप्शन ले डालिए आप। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, फिनिक्स रिवीजन बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सब बैचेस के साथ। वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें लिमिटेड सीट हैं, जल्द से जल्द एनरोल करें। उसके अलावा कॉम्बो प्राइजेस मैंने आपको बताए ही, जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के 1 साल, 2 साल या 3 साल के, ये नए प्राइजेस हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा लर्निंग वीक रहा है 10 से 16 तक, जिसमें ऑप्शनल का कार्निवल शुरू हुआ है, जो कि ये है 10 ऑप्शनल जो है वो शुरू हुए हैं, ठीक है। सीरीज शुरू हुई है इनकी, या सेशंस जो है वो ऑप्शनल के शुरू हो गए। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और अपनी ऑप्शनल की तैयारी की जर्नी जो है वो शुरू करें, राइट। उसके अलावा चेज योर यूपीएससी ड्रीम बाय
लोन फॉर यूपीएससी, राइट। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर। ये लिंक आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। 20 बुक्स का सेट, उसके अलावा यूपीएससी सीएससी के लिए एक थोरो मटेरियल जो है वो क्रिएट किया गया अनअकैडमी द्वारा। 100% सिलेबस उसमें कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावा हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये क्यूरेट किया गया है। मेक श्योर कि आप ज़रूर इसे परचेज करें, और परचेज कर रहे हैं तो या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोड यूज़ करें चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही, आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। 4 करोड़ के पूल से स्कॉलरशिप आपको मिलने की संभावना रहती है। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। फ्री लाइव टेस्ट होगा एंड्रॉयड पर हर संडे 11 बजे। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं द मॉडरेट फेज। वैसे तो पूरा जो टॉपिक है उसका नाम है द मॉडरेट फेज, लेकिन मॉडरेट फेज में आज हम सबसे पहले ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अभी तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 18th और 19th सेंचुरी इंडिया की कहानी अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है, एक्शन और रिएक्शन का फॉर्मूला। यानी ब्रिटिशर्स के क्या एक्शन है और भारतीयों के क्या रिएक्शन है। तो 18th सेंचुरी इंडिया में ब्रिटिशर्स के एक्शन क्या थे, पॉलिटिकल। 18th और 19th दोनों में ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस लाने के भारत में एक्शंस थे। इसके प्रति, इसके खिलाफ भारतीयों के रिएक्शंस, भारतीयों के किस किस वर्ग ने रिएक्ट किया, तो भारतीयों में रूलिंग क्लास ने रिएक्शन दिया, ठीक है। रूलिंग क्लास में आप जमींदारों को भी जोड़ लो। भारत के इंटेलिजेंसिया ने रिएक्शन दिया, भारत की पीजेंट्री ने रिएक्शन दिया, भारत के ट्राइबल जो पीपल्स है उन्होंने रिएक्शन दिया, ठीक है। सो रूलिंग क्लास का रिएक्शन हमें 2 फेज में दिखता है। एक तो 18th सेंचुरी इंडिया में, ठीक है, यानी कि एंग्लो 18th और 19th दोनों, राइट। 18th और 19th में कंटिन्यूड रहा, 18th और 19th में, जिसमें अंग्रेजों ने वॉर और डिप्लोमेसी के माध्यम से लगभग भारत के सभी जो नेटिव रूलर्स है उनको अपने कंट्रोल में ले आए अंग्रेज, ठीक है। जैसे कि मराठा, मैसूर, सिख, निजाम, राजपूत, बुंदेल, झांसी, मतलब बुंदेल के रीजन, अवध के जितने भी राज्य थे, वॉर के माध्यम से, या तो क्योंकि हमें एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख देखने को मिलते हैं, और डिप्लोमेसी के माध्यम से, यानी कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब के माध्यम से भारतीय शासकों को अपने कंट्रोल में ले आए। तो अंग्रेजों के पॉलिटिकल एक्शंस बदले में भारतीय रूलर्स के रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हमें वॉर और डिप्लोमेसी के माध्यम से फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय शासकों को अपने कंट्रोल में ले आते हैं, ठीक है। दूसरा, भारतीय इंटेलिजेंसिया का रिएक्शन हमने देखा, जिसमें हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स डेवलप होते हुए देखे। अब ये रिएक्शन भारतीय सोसाइटी के प्रति भी था और अंग्रेजों के तरफ भी था, राइट। अंग्रेजों के एक्शन के तरफ रिएक्शन भी था, और कई सारे फैक्टर्स थे, मैंने आपको समझाया था कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों है। उसके अलावा पीजेंट्स के रिएक्शन हमने देखे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, उसके अलावा जमींदारों और मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स की जो एट्रोसिटीज हैं, जो कि ओवरऑल ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से ही क्रिएट हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्लस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश जुडिशरी, ब्रिटिश पुलिस, ये सब जो है वो डिवाइज्ड और डिजाइंड थे टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट्री ऑफ इंडिया सो मच सो दैट कि लैंडलेस मजदूरों की जनरेशन इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो ये भी फंडा मैंने आपको डिटेल में समझाया, पीजेंट्स का रिएक्शन। उसके अलावा सेम गोज ट्राइबल का रिएक्शन, ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ भी ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश इंटरफियरिंग पॉलिसीज, एक्लेसियास्टिकल एक्टिविटीज, जमींदार और मनी लेंडर्स ने किस तरह ट्राइबल्स को भी ट्रैप किया और ट्राइबल्स को पीजेंट्री की तरह ट्रीट किया, जबकि इंडियन पीजेंट्स और इंडियन ट्राइबल्स जो है वो 2 अलग अलग तरह के, मतलब सोसाइटीज ही बिल्कुल डिफरेंट है। पीजेंट सोसाइटीज अलग है, ट्राइबल सोसाइटीज अलग है, राइट। लेकिन ट्राइबल्स को भी पीजेंट्स की तरह ट्रीट किया, पीजेंट के लेवल पर लेकर आए, और फिर लैंडलेस बनाया गया ट्राइबल्स को भी, ट्राइबल्स को उनके फॉरेस्ट से बाहर खदेड़ा गया अंग्रेजों द्वारा,
तो ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट मूवमेंट एजिटेशन किया, पीजेंट्स ने रिवॉल्ट मूवमेंट और एजिटेशन किया, और जो इंटेलिजेंशिया है उन्होंने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्रिएट करे। रूलिंग क्लास ने भी एक्सक्यूज मी रिवॉल्ट किए, और हमें वॉर और डिप्लोमेसी के माध्यम से रूलिंग क्लास भी कंट्रोल में आती हुई नजर आई। फिर फाइनली 1857 में हमने देखी रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इस रिवॉल्ट में हमें रूलिंग क्लास और पीजेंट्री दोनों साथ में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ती हुई नजर आई। और ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। रूलिंग क्लास 18th और 19th सेंचुरी में ट्राई कर चुकी थी, अंग्रेजों से नहीं जीत पा रही थी, एक फाइनल एफर्ट था उनका। रूलिंग क्लास भी किस रीजन की? बुंदेलखंड रोहेलखंड रीजन की, ठीक है। उसके अलावा इंटेलिजेंशिया दूर रहा रिवॉल्ट से, पीजेंट्स ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, और ट्राइबल्स ने भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट किया ही, क्योंकि ट्राइबल्स और पीजेंट्स दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज द्वारा, ठीक है। सो पिछले ही सेशन में मैंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिखाया, आपको समझाया है कि किस तरह भारतीयों ने रिएक्ट किया, क्या रिएक्शन था भारतीयों का, क्यों था वो भारतीयों का रिएक्शन, राइट। रिवॉल्ट का नेचर क्या है, वो सब चीजें हमने समझी, ठीक है। अब 1857 के बाद की कहानी देखनी है हमें, राइट। सो 1857 के बाद मैंने बोला ना, ये जो रिवॉल्ट है इसके नेचर के बारे में हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि इट वाज नॉट अ नेशनल रिवॉल्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया एज अ नेशन की जो भावना है वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी, है ना। जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, वो मॉडर्न सेंस में जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है, वो इंडिया की अभी तक डेवलप नहीं हुई थी 1857 से पहले। यानी कि रूलिंग क्लास अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, पीजेंट्स अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, जमींदार अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, मिलिट्रीज जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। कोई भी इंडिया एज अ होल नेशन के लिए नहीं लड़ रहा था, क्योंकि इंडिया एज अ होल नेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि किस तरह ये रिवॉल्ट केवल बुंदेलखंड, रोहेलखंड और आसपास के रीजन तक कंस्ट्रेंट रही। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का मैक्सिमम हिस्सा, मद्रास प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पंजाब, ये सब जो है वो रिवॉल्ट से दूर रहे। राजपूतों ने साथ नहीं दिया रिवॉल्ट का, कुछ बस कोटा में हमें थोड़ा सा रिवॉल्ट देखने को मिला, राइट। निजाम ने साथ नहीं दिया रिवॉल्ट का, निजाम ने उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। तो हमें एक बहुत बड़ा लॉयलिस्ट वर्ग जो है वो नजर आया 1857 की रिवॉल्ट में। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ? प्रोक्लेमेशन आया क्वीन का, और उस प्रोक्लेमेशन में मैंने आपको बताया कि रूलिंग क्लास को अपने साथ जोड़ने की अंग्रेजों ने कोशिश करी, ठीक है। और थोड़े से ग्रीवियंसेस भारतीयों के दूर करने की कोशिश करी, मतलब पीजेंट्री की भी, इंटेलिजेंशिया की भी, ताकि अपने नजदीक रखा जा सके, ठीक है, और मैनिपुलेट कर सके अंग्रेज भारतीय पीजेंट्री एज वेल एज रूलिंग क्लास को। लेकिन 1857 की जो रिवॉल्ट है उसने एक बात क्लियर कर दी कि अंग्रेजों को हराना है तो एकजुट होकर हराना पड़ेगा। क्योंकि ये रिवॉल्ट जो फेल हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि यूनिटी नहीं थी, या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रिवॉल्ट नहीं हुई थी, ठीक है। प्लस 1857 के बाद जो यूनिवर्सिटीज एक्ट आए, या 1835 के बाद ही जो वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, धीरे धीरे जो वेस्टर्न आइडियाज हैं लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, इक्वालिटी के, वो केवल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स तक सीमित नहीं रहे, वो अब पॉलिटिकल स्फीयर में आना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट। दैट मीन्स जो इंडियन इंटेलिजेंशिया अभी तक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ा था, वो अब धीरे धीरे पॉलिटिकल स्फीयर में एंटर करना शुरू करता है, और एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो डेवलप होती है। तो आज हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि ये नेशनलिज्म की भावना, इंडिया पूरा एक देश है, ये भावना जो है वो 1857 के बाद क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, क्या कारण है। आज हम सबसे पहले उन कॉजेज को समझते हैं, फिर देखेंगे कि नेशनलिज्म का नेचर क्या रहेगा, और फिर हम अर्लीस्ट जो है वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में समझेंगे। सो आई होप बैकग्राउंड आपके पास तैयार है एक्शन रिएक्शन थ्योरी का। अभी तक क्या अंग्रेजों के क्या एक्शन और भारतीयों के क्या रिएक्शन रहे वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो प्रिपेयर करूंगा, जो कि बोथ प्री एज वेल एज मेंस में आपके काम आएंगे। दो दीज सेशंस आर मोस्टली प्री ओरिएंटेड, बट द कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल बी एस्टेब्लिशिंग टुडे,
those concepts will help you in the answer writing in GS1 and optional also, right? So मेंस के लिए बहुत काम आने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स आपको, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि लगातार जुड़े रहे, मेरे सेशंस को मिस ना करें, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे सेशंस को देख रहे हैं या अगर आपने रेगुलरली मेरे सेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए कॉन्सेप्ट चैनल की, कॉन्सेप्ट चैनल में जाइए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एंशंट की अलग, मेडिवल की अलग, मॉडर्न की अलग, कल्चर की अलग, उन सारी प्लेलिस्ट को बिल्कुल शुरू से देखना शुरू कीजिए, ठीक है। उन प्लेलिस्ट में जो सेशंस है ना, बिल्कुल पहले सेशन उनमें, क्योंकि मार्क कर रखा है मैंने 1 2 3 4। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आपको कोई सेशंस बीच में मिसिंग लग रहे हैं, तो वो सेशंस आपको कहाँ मिलेंगे? वो सेशंस आपको अनअकैडमी की स्पेशल लाइव क्लासेस में मिलेंगे। और उन स्पेशल लाइव क्लासेस के लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट देखिएगा, इंडिया केम अंडर ब्रिटिश रूल मेनली बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द मॉडर्न सेंस इन इंडिया एट दैट टाइम। 18th सेंचुरी इंडिया में भारतीय राज्यों को अंग्रेज हराने में क्यों कामयाब रहे? मराठों को, मैसूर को, सिखों को अंग्रेज कंट्रोल करने में क्यों कामयाब रहे? क्योंकि वो सब लोग आपस में लड़ते रहे। मराठा निजाम, मैसूर, त्रवणकोर, कोचिन, कर्नाटक, साउथ इंडिया में या दक्कन से साउथ इंडिया में, ये सब जो राज्य हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने उठाया। अगर इनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना होती तो ये कन्फेडरेसी तैयार करते, एटलीस्ट दक्कन वाले एरिया को सिक्योर रखते। सेम गोज फॉर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सिख हो गए, ठीक है, दिल्ली में मुगल हो गए, अवध हो गया, बंगाल हो गया, राजपूत हो गए, मालवा है, बुंदेलखंड है, ये सब आपस में, या तो ये इन जहां जहां पर बाउंड्रीज मैच कर रही है वहां पर ये आपस में लड़ रहे हैं। बीच में जाट भी हैं, ठीक है, दिल्ली के नीचे जाट हैं। ये सब शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, यूनिफाइड नहीं है। तो इनकी डिसयूनिटी का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने। तो जो लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, सब अपने अपने लड़ रहे हैं ना। मराठा स्वराज अपना बनाना चाहते हैं, मैसूर चाहता है हम अलग रहे, निजाम चाहते हैं हम अलग रहे, त्रवणकोर अलग रहना चाहता है, कर्नाटक अलग रहना चाहता है, बंगाल अलग रहना चाहता है, अवध अलग रहना चाहता है, मालवा, बुंदेलखंड, जाट, राजपूत, सिख, मुगल, रोहेल, ये सब जो है वो अलग अलग शक्तियां बनकर रहना चाहते हैं। कोई भी एक राज्य, एक राष्ट्र बनाने की तरफ, एक नेशन बनाने की तरफ कदम नहीं उठा रहा है। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को नेशन के रूप में, एक स्ट्रांग नेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। Now next is, the country was divided into a number of independent states and there was only regional patriotism or loyal to a local chief। तो मैंने आपको बताया ना, पंजाब, मुल्तान, सिंध अलग है, ठीक है। फिर पंजाब के बाद नीचे यहाँ पर दिल्ली में मुगल, ऊपर यहाँ पर रोहेल, यहाँ पर पहाड़ी राजा, पहाड़ी राजाओं से ऊपर कश्मीर है, ठीक है। दिल्ली के नीचे यहाँ पर जाट हैं, जाटों के आगे यहाँ पर राजपूत है, राजपूत भी मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, जोधपुर, ये सब आपस में बटे हुए हैं, ठीक है। जाटों के नीचे मालवा, मालवा के नीचे बुंदेल, और दिल्ली के यहाँ पर नीचे आगरा के आगे, अवध के आगे, बिहार के आगे, बंगाल के आगे उड़ीसा, राइट। सो यू गेट माई पॉइंट ना, मतलब बटा हुआ है इंडिया, ये सारे राज्य हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो मैं बता नहीं रहा हूं आपको, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा गुजरात अलग है, ठीक है, मराठों ने अलग करा हुआ है, निजाम ने अलग किया हुआ है, मैसूर अलग है, कर्नाटक अलग, त्रवणकोर अलग, कोचीन अलग, ठीक है। तो इस तरह इंडिया जो है वो बटा हुआ है, यूनिफाइड नहीं है। और मराठे जो है उनकी लॉयल्टी केवल मराठों के लिए, मारवाड़ की लॉयल्टी मारवाड़ के लिए, मेवाड़ की लॉयल्टी मेवाड़ के लिए, आगरा की लॉयल्टी आगरा के लिए, जाटों की लॉयल्टी जाटों के लिए, रोहेलों की लॉयल्टी रोहेलों के लिए, पहाड़ी राजाओं की लॉयल्टी उनके अपने लिए, ठीक है, बंगाल की लॉयल्टी बंगाल के लिए, बिहार की लॉयल्टी बिहार के लिए। तो रीजनल पेट्रियटिज्म है, क्योंकि मुगल्स खत्म हो चुके हैं। पहले ये सब मुगल्स के अंडर थे ना, ये सारा सारा सिस्टम मुगल्स के अंडर था, लेकिन मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से रीजनल स्टेट्स एस्टेब्लिश हुए, और अब ये रीजनल स्टेट्स जो है वो रीजनल पेट्रियटिज्म लेकर बैठे हैं। ये रीजनल पेट्रियटिज्म का फंडा कहां से शुरू होता है, मुझे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे।
मुगल्स की किस पॉलिसी की वजह से ये रीजनल पेट्रियटिज्म का फंडा या लॉयलिटी टू लोकल चीफ वाला जो फंडा है, ये मुगल्स की किस पॉलिसी की वजह से शुरू हुआ है? यू विल डेफिनेटली राइट नाउ मेंशन इट इन द कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस बिकम कॉन्स्पिक्यूअस विद ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट ऑन द ब्रिटिश रूल। अब देखिए, जितना भी लॉयलिस्ट वर्ग है जो कि 1857 की रिवॉल्ट में नहीं उतरा, 1857 की रिवॉल्ट के बाद उन्हें समझ आया कि हमने जो रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया वो हमारे अपने खुद के पर्सनल कारण थे, क्योंकि हम वायलेंस के साथ नहीं थे। बट द आइडिया बिहाइंड द रिवॉल्ट वाज द नेसेसिटी ऑफ दैट टाइम, कि अंग्रेजों को या तो हटाना है या तो एक बेनेवलेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करने में मजबूर करना है। तो जो इंटेलिजेंशिया है उनको धीरे धीरे समझ आया कि ये रिवॉल्ट कामयाब इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि एक नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। तो जो इंटेलिजेंशिया था वो इस डिल्यूजनमेंट से बाहर निकले कि अंग्रेज उनका कुछ भला करेंगे, क्योंकि 1858 के बाद जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट की जो फेज रहा अंग्रेजों के मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में, उससे इतने बड़े लेवल पर उन्होंने लैंडलेस मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया कि इंटेलिजेंशिया को पता चल गया कि नहीं, अंग्रेज बेनेवलेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करने में काबिल है ही नहीं। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज हैं वो इंडियन इंटेलिजेंशिया को क्लियर हो गई, और अब इंडियन इंटेलिजेंशिया को समझ आया कि 1857 का रिवॉल्ट इसीलिए ही कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अगर हमें अंग्रेजों को या तो भगाना है या तो उनसे बेहतर कानून बनवाने हैं, तो ऑर्गेनाइज करना, नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू वेस्टेड इंटरेस्ट, द एंटायर पीपल ऑफ इंडिया लॉस्ट फेथ इन ब्रिटिश रूल। 1857 के बाद जिन रूलिंग क्लास को अंग्रेजों ने अपने साथ रख लिया, ठीक है, राजपूतों को अपने साथ जोड़ लिया, और भी बहुत सारे रूलिंग क्लास को अंग्रेजों ने, सिखों को, राजपूतों को, निजाम को अपने साथ जोड़ के रखा, और जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी इंडिया की, ठीक है, जो कोस्टल रीजन की, गुजरात, मलाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, सरकार वाला कोस्ट लाइन, कोरोमंडल कोस्ट लाइन, बंगाल, उड़ीसा के, तो यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं जो कि अंग्रेजों के साथ जुड़कर जिनको फायदा हो रहा था, वो लॉयलिस्ट बने रहे। उसके अलावा जो इंडियन इंटेलिजेंशिया है वो अंग्रेजों से दूर होने लगा। ठीक है, द वेरी नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल विद इट्स एक्सपेंशनिस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव, इंपीरियलिस्टिक एंड ऑपरेसिव डिजाइन। क्या क्या? एक्सपेंशनिस्ट, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंपीरियलिस्टिक है और ऑपरेसिव है। ये चारों चीजें जो है वो भारतीय इंटेलिजेंशिया को क्लियर हो गई कि अंग्रेजों के साथ काम करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें क्योंकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, आप देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अंग्रेजों के क्लोज रहकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे वो अंग्रेजों के लॉयलिस्ट तो बन रहे हैं, कुछ कानून अच्छे बनाए भी अंग्रेजों ने, लेकिन बड़े लेवल पर जो है वो चेंज नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अंग्रेज अभी भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज को मतलब चला रहे हैं आगे। तो अगर आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं और अंग्रेज जो है वो अभी भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन करने में। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंशिया अब धीरे धीरे अंग्रेजों से दूर होने लगता है। राइट, डिजाइन्स क्रिएटेड हेटेड अमंग इंडियंस एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंशिया, बट धीरे धीरे ये बातें पीजेंट्स को भी पता चलेंगी, आर्टिशंस को भी पता चलेंगी, वर्कर्स को भी पता चलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशंस एस्टेब्लिश होंगी जो कि पीजेंट्स को मोटिवेट करेंगी, आर्टिस्ट को मोटिवेट करेंगी, वर्कर्स को मोटिवेट करेंगी। ऑलराइट, Indians believe that now British rule was a stumbling block to India's overall development, cultural, economic, educational, intellectual, political, social and spiritual. Right? So इंडिया की डेवलपमेंट में रोकथाम का काम कर रहे हैं अंग्रेज। ये इंटेलिजेंशिया को भी समझ आया और जनरल पब्लिक को भी इवेंचुअली। तो दिस इज द मैप ऑफ दैट टाइम। ठीक है, ये ब्रिटिश टेरिटरी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसके अलावा ये यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, पंजाब जो है वो, और सेंट्रल प्रोविंस ये अंग्रेजों के कंट्रोल में, मैसूर, त्रावणकोर, गोवा, हैदराबाद। ठीक है, बीच में यहाँ पर उड़ीसा के एरिया, कुछ बुंदेलखंड के एरिया, कुछ मालवा, राजपूताना,
सिंध का कुछ एरिया, बलूच वाला एरिया, राइट, ये सब जो है वो अंग्रेजों के, कश्मीर, कुछ पहाड़ी राजाओं का एरिया, ये अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर रखा हुआ अंग्रेजों ने, बट स्टिल इनकी पॉलिटिक्स पर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल तो रखा ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म क्यों, कैसे एस्टेब्लिश हुआ, हमें अब ये समझना है, राइट। सबसे पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया ना, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म क्यों हुआ, राइट। अब हम देखते हैं प्रॉपर जो है वो कारण क्या है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब नेशनलिज्म का मतलब ये है कि ये इंडिया जो है वो एज अ होल एक कंट्री है, राइट। ये भावना भारतीय इंटेलिजेंसिया में जागी और भारतीय जन जन में ये भावना जगानी है। सो दैट मीन्स ऐसी फीलिंग जो है वो किसी, मान लीजिए कोई अगर बंगाल में रह रहा है तो उसको क्यों आ रही है ऐसी फीलिंग कि पंजाब वाला एरिया भी उसी के देश का ही है, या अगर कोई गुजरात में है तो उसको क्यों आ रही है ऐसी फीलिंग कि मद्रास भी उसी का ही है। उसी का ही है कहने का मतलब कि वो एक ही देश का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन किया। मैंने बोला ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का खेल। ऋग्वैदिक पीरियड से मौर्य तक हमने सेंट्रलाइजेशन देखा, मौर्य से राजपूतों तक हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा, राजपूतों से दिल्ली सुल्तानों तक हमने सेंट्रलाइजेशन देखा, दिल्ली सुल्तानों से फिर मुगल्स तक डिसेंट्रलाइजेशन देखा, फिर मुगल्स ने फिर से सेंट्रलाइजेशन किया और वो कब तक रहा, मिड 18th सेंचुरी तक। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी तक। और फिर सेंट्रलाइजेशन का काम ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, और नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बट इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन भी किया। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स अब बॉम्बे का इंटेलिजेंसिया बंगाल के इंटेलिजेंसिया से मिल सकता है ना, कम्युनिकेट कर सकता है। पंजाब का इंटेलिजेंसिया या पंजाब के जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं वो अब मद्रास के रिफॉर्मिस्ट से मिल सकते हैं। सो दैट मीन्स जो आइडियाज हैं, ठीक है, वो अब पैन इंडिया फैल रहे हैं। किस तरह के आइडियाज, रिफॉर्म आइडियाज जो हैं। और वेस्ट में इस समय नेशनलिज्म की वेव चल रही थी 19th सेंचुरी में। तो जब पंजाब, गुजरात, बंगाल, मद्रास, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये सब इंटेलिजेंसिया आपस में मिलते हैं और इन सबको नेशनलिज्म का आइडिया बिल्कुल सही लगता है, तो फाइनली डिसाइड किया जाता है कि इंडिया एज अ होल नेशन जो है वो अगर अंग्रेजों के खिलाफ काम करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ एजिटेट, मूवमेंट, रेवोल्यूट करेगा, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। यहां से नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन अंग्रेजों ने कैसे किया, ये हम समझते हैं। ठीक है, now the British rule introduced a uniform and modern system of government throughout the country and made people politically conscious of their rights. तो एक यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए ना अंग्रेज अपना। एडमिनिस्ट्रेशन के हमने 3 हिस्से देखे थे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज लेकर आए पूरे भारत के लिए, यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम लेकर आए पूरे भारत के लिए, यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम लेकर आए पूरे भारत के लिए। तो ये जो यूनिफॉर्म, मतलब चाहे पंजाब प्रेसिडेंसी हो या बंगाल, पंजाब प्रोविंस हो या बंगाल प्रेसिडेंसी हो या मद्रास प्रेसिडेंसी हो या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, हर जगह सिविल सर्विसेज, जुडिशरी सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज सिमिलर हैं। तो इससे एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जागा कि जब इन सारी जगहों पर ये सारी चीजें सिमिलर हैं, राइट, एंड नॉट जस्ट दैट, जब पंजाब की जनता अवेयर हुई कि मद्रास में भी उसी तरीके का कल्चर है, लगभग उसी तरह, लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस अलग है, लेकिन कोर सेम है। जब बंगाल के लोगों को गुजरात के कल्चर के बारे में पता चला, या मतलब समझ रहे, धीरे धीरे ज्यादा समझ डेवलप हुई, पता तो था ही ऑलरेडी, लेकिन एक नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कल्चरल लाइंस पर नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए और सबूत जो है वो भारतीय नेशनलिस्ट को मिलते गए कि पंजाब से लेकर
मद्रास तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक कल्चरल जो है वो बैकबोन तो सिमिलर ही है, यानी कि पूरा इंडिया जो है वो एक ही नेशन है, राइट। ये भावना धीरे धीरे डेवलप हुई, और ये कैसे हो पाई? क्योंकि एक कॉमन, एक सेंट्रलाइज्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने पूरे भारत में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। The destruction of rural and local self-sufficient economy and the introduction of modern trade and industries on all India scale led to the economic unification. सबसे पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, दूसरा इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। अब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन दोनों ही एक्सपेंशनिस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव, इंपीरियलिस्टिक जो है वो नेचर के हैं, लेकिन चाहे ये कैसे भी हो, है तो सेंट्रलाइज्ड ही, यानी कि जोड़ रहे हैं ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, और एज द बाय प्रोडक्ट नेशनैलिटी डेवलप हो जा रही है इंडियंस में, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो थी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली, राइट, लेकिन एक सिमिलर इकोनॉमिक पैटर्न जो है वो पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, इससे इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन हुआ। सो दैट मीन्स पंजाब और मद्रास दोनों के रैयत समझ रहे हैं कि हम दोनों ही लूटे गए। गुजरात और बंगाल दोनों के जो ट्रेड्समैन, क्राफ्ट्समैन है, उन सबको समझ आया, आर्टिशियंस को सबको समझ आया है कि हमारे धंधे खराब कर दिए अंग्रेजों ने। तो एक ये कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनी कि एक्सप्लॉइट हम सबको ही किया गया है, ठीक है। यहां से इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, बदले में भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड देन इकोनॉमिक पॉलिसीज से नेशनलिज्म की भावना भारतीयों में डेवलप होती है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and communication, railways, telegraph and postal system, promoted mutual contact among the people, especially among the leaders, and facilitated the dissemination and exchange of ideas. पंजाब से कलकत्ता तक, ठीक है, लाहौर से कलकत्ता तक टेलीग्राफ एस्टेब्लिश हो गया, पोस्टल सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, रेलवेज एस्टेब्लिश हो गया। इससे आइडियाज एक्सचेंज तेजी से होने लगे। नेशनलिज्म की भावना पंजाब में भी है, नेशनलिज्म की भावना बंगाल में भी है, गुजरात में भी है, मद्रास में भी है, लेकिन क्लियर नहीं है कि बाकियों में ऐसी, पंजाब वालों को क्लियर नहीं है कि क्या मराठी भी ऐसा फील करते हैं, क्या मद्रासी भी ऐसा फील करते हैं, क्या गुजराती भी ऐसा फील करते हैं। लेकिन पोस्टल सिस्टम डेवलप होने से, रेलवेज डेवलप होने से, प्रेस के डेवलप होने से पंजाबियों को पता चला कि गुजराती भी वैसे एक्सप्लॉइटेड है, मराठी भी वैसे एक्सप्लॉइटेड है, मद्रासी भी वैसे एक्सप्लॉइटेड है, बंगाली भी वैसे एक्सप्लॉइटेड है। तो सबको एक दूसरे के बारे में पता चला कि हम सभी एक्सप्लॉइटेड हैं, तो क्यों ना जुड़ जाएं हम अंग्रेजों के खिलाफ। हेंस नेशनलिज्म डेवलप हुआ यहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एंड इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। अब भारत में एजुकेशन लाना अंग्रेजों के लिए पॉजिटिव भी रहा और अंग्रेजों के लिए नेगेटिव भी रहा। पॉजिटिव ये था कि सस्ता क्लरिकल जो है वो, मतलब वर्ग, एक क्लरिकल क्लास, एक मिडिल क्लास जो है वो डेवलप हो गई, जो कि अंग्रेजों के लॉयलिस्ट थी। लेकिन उसी मिडिल क्लास में से ऐसा इंटेलिजेंशिया भी डेवलप हुआ जिन्होंने वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इनइक्वालिटी, जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आते हैं, और यूरोप में अन्य जो नेशनलिज्म की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, या और मतलब स्पेनिश और पुर्तगाली एम्पायर से लैटिन अमेरिका का आज़ाद होना और वहां पर नेशन स्टेट्स का एस्टेब्लिश होना, ठीक है, या यूरोप में अन्य नेशन स्टेट्स का एस्टेब्लिश होना, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन होना, इन सब आइडियोलॉजीज से, ठीक है, भारतीय इंटेलिजेंसिया को समझ आया कि नहीं, हमें इंडिया को भी यूनिफाइड करने की जरूरत है, राइट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फोस्टर्ड क्लोजर रिलेशंस विद वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एक्सपोज्ड इंडियंस टू प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ वेस्ट लाइक नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, ठीक है। तो लिबरल आइडियाज ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, नेशनैलिटी, ये सब भारत में एब्सेंट थे। देयर वाज नो फ्रेटर्निटी, भारत में पॉलिटिकल फैक्शंस में बटा हुआ था। देयर वाज नो इक्वालिटी, सोशल डिसेंशंस थे। देयर वाज नो जस्टिस, राइट, और देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, देयर वाज नो सेंस ऑफ नेशनैलिटी इन इंडिया। तो ये सारी सेंसेस जो हैं वो इंडियन इंटेलिजेंसिया में डेवलप हुई। क्यों? जस्ट बिकॉज अंग्रेजों ने भारतीयों को वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट करना शुरू कर दिया। फिर जो मिडिल क्लास डेवलप हुई, या जो भारतीय अपर क्लास थी, वो यूरोप गए घूमने, घूमने नहीं मतलब हो सकता है कि बिजनेस पर गए हों, या अपनी अवेयरनेस के लिए यूरोप गए हों, साउथ अमेरिका गए हों, यूएस गए हों, तो उनको पता चला ग्लोबल अफेयर्स का।
तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करें। तो जब भारतीय इंटेलिजेंसिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट हुआ, तब उन्हें समझ आया कि यार ये ब्रिटिशर्स तो कॉलोनिस्ट हैं, और ये जो भारत में इन्होंने कॉलोनी एस्टेब्लिश करी है, ऐसी साउथ ईस्ट एशिया में भी, ऐसी अफ्रीका में भी, ऐसी अमेरिका में भी कॉलोनीज इन्हें एस्टेब्लिश करी है, और ये तो इनका धंधा है, और हम तो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ये तो हमारा भला करेंगे। ये तो भला करते ही नहीं है कभी भी किसी का, ये तो अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। एस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनी तो एक बिजनेस है, बहुत खासा ठोस बिजनेस है, और हम तो बेवकूफ बनाए गए। ऐसे इंटेलिजेंसिया को समझ आई बात ये, जब उन्होंने भारत से बाहर निकल कर देखा। उसके बाद भारत से बाहर निकलने पर उन्हें सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, इन सब अन्य पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में भी पता चला, राइट। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस आइडियोलॉजीज such as liberty, equality and fraternity contributed to the Indian nationalism, right? Thus these ideologies culminated in the growth of political consciousness and awakening among the Indians. भारतीयों को समझ आया है कि नहीं, अंग्रेज एक्सप्लॉयटेटिव है, ठीक है, और आजादी पाई जा सकती है, नेशनलिज्म भी कोई चीज है, लिबर्टी भी हमें मिल सकती है, ठीक है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है, जनता की सरकार, ना कि किसी रूलिंग क्लास की, ना ही किसी कैपिटलिस्ट क्लास की, ठीक है, ना ही किसी बर्गियोसी की, राइट, ना ही किसी मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी की, बट जनता की सरकार। इंडियन नेशनलिज्म ऑल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ द टाइम्स। अ नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स अरोज इन साउथ अमेरिका ऑन द रूइंस ऑफ स्पेनिश एंड पोर्तुगीज एम्पायर। तो स्पेनिश और पोर्तुगीज एम्पायर जो साउथ लैटिन अमेरिका में खत्म हुए, ठीक है, कई सारे राज्य वहां पर नेशन स्टेट्स एस्टेब्लिश हुए। भले ही यूएस ने उनकी इकोनॉमी को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया हो, अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी उनको बना लिया हो, बट स्टिल शुरुआत तो हुई, नेशन आजाद होने की शुरुआत तो हुई, राइट। द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ ग्रीस, इटली एंड आयरलैंड स्टिमुलेटेड इंडियन नेशनलिज्म। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि ग्लोबल लेवल पर जो घटनाएं घट रही थी, ग्लोबल लेवल पर जो नेशनलिज्म की, जो लिबर्टी की, जो लिबरेशन मूवमेंट्स ग्लोबल लेवल पर हो रहे थे, भारतीयों को उनसे कैसे सीख मिली, और इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे एस्टेब्लिश हुई। उसके अलावा एजुकेटेड इंडियंस टूरिंग यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड वर आल्सो इंस्पायर्ड, ठीक है। इंग्लैंड जाकर, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी जाकर जो है वो धीरे धीरे एक नेशनैलिटी की भावना डेवलप हुई भारतीयों में, राइट। क्योंकि उनको पता चला कि नेशन स्टेट्स यूरोप में एस्टेब्लिश हुए हैं, किन लाइंस पर नेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, तो नेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नेशनैलिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या है, ये सब जो लिबरल आइडियाज हैं, वेस्टर्न आइडियाज हैं, ये सब भारतीयों को समझ आए, और उन्होंने इंडिया में उनको अप्लाई करने की कोशिश करी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इंपैक्ट है। देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो वो आए थे, क्या नाम है उनका, यूनिवर्सिटीज एक्ट जो आए थे, उससे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई और भारतीयों को वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट करना शुरू किया गया बड़े लेवल पर। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज अ गोल्डन एज ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। सो लिबरलिज्म यूरोप में फैला, लेबर पार्टी 1860s के बाद लेबर पार्टी जो है वो स्ट्रांग होने लगती है। तो जो लेफ्ट के आइडियाज है, यानी सोशलिज्म जो है, ठीक है, कम्युनिज्म, ये सब आइडियाज धीरे धीरे यूरोप में स्ट्रांग होता है, राइट। नॉट जस्ट यूरोप, लेकिन ब्रिटेन में स्ट्रांग होता है, हेंस भारत में भी स्ट्रांग होता है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जैसे कि मिल्टन, जॉन मिल्टन, जेम्स मिल, planted in minds of English educated Indians the seeds of liberalism in its two aspects, nationalism and democracy। तो लिबरलिज्म के दो एस्पेक्ट्स, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियाज अब इंडियन इंटेलिजेंसिया को ठोस तरीके से समझ आने लगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सारे क्या हैं, एक्सप्लॉयटेटिव ही है, इंपीरियलिस्टिक ही है, एक्सपेंशनिस्ट ही हैं। लेकिन जब भारतीय ब्रिटेन गए और उन्होंने देखा कि वहां पर ब्रिटेन का इंटेलिजेंसिया भी इन एक्सपेंशनिस्ट, इन मतलब कॉलोनिस्ट जो है वो पॉलिसी से दुखी है, और वो भी लिबरल आइडियाज की तरफ बात कर रहा है, वो भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की तरफ बात कर रहा है। एंड नॉट जस्ट इन ब्रिटेन बट इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप ऑल्सो, सच एज फ्रांस, जर्मनी में भी इस तरह की बातें उठने लगी 1848 के बाद, राइट। तो भारतीय जो है वो, इंडियन जो इंटेलिजेंसिया है वो, और मतलब उनके जो
सेंस जो है वो डेमोक्रेसी और लिबर्टी और लिबरलिज्म की तरफ उनकी सेंस और डेवलप हुई। ठीक है। वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस ग्रेजुअली बिकम कॉन्शियस ऑफ कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा प्रेस की वजह से भले ही कुछ हफ्तों बाद खबर लगती हो, बट ग्लोबल जो है वो पर्सपेक्टिव्स भारतीयों का डेवलप हुआ है। ठीक है। सो इंडियन इंटेलिजेंशिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या था? लिबरलिज्म के आइडियाज, डेमोक्रेसी क्या है, नेशनैलिटी क्या है, सोशलिज्म करके भी कोई चीज है, कम्युनिज्म भी कोई चीज है, राइट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो बेनेवोलेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है, या चाहे वो पार्लियामेंट्री हो या चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, इस तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में आइडियाज जो है वो भारतीयों को पता चला। ठीक है। जो कि अभी तक इंडियंस को पता नहीं था, वो तभी पता चला जब वो वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट हुए। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज become a significant agent in growth of national consciousness among the English educated Indians। अब एक और खास बात यह है, चाहे वो पंजाब का व्यक्ति हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, मद्रास का हो, बॉम्बे का हो, राइट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हो यानी मराठी रीजन का हो, या मालवा रीजन का हो, बुंदेल रीजन का हो, अवध रीजन का हो, दिल्ली रीजन, कहीं का भी हो भारत का, उन सबको अंग्रेजी में पढ़ाया गया। दैट मीन्स अब इंडिया के, पैन इंडिया के सभी इंटेलिजेंशिया आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे विदाउट हैविंग एनी लैंग्वेज बैरियर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सर्व्ड एज अ लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है। इससे भारतीय इंटेलिजेंशिया में कम्युनिकेशन बढ़ा। इंडियन एजुकेशन ऑल्सो फैसिलिटेटेड पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस टू कम क्लोज टू वन अनदर इन फॉर्म ऑफ अ कॉमन लिंगुआ फ्रैंका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। Thus it helped in raising national feelings and political consciousness among Indians। तो मद्रासियों ने जब पंजाबियों को बताया यार हम भी एक्सप्लॉइटेड हैं, हम भी इंग्लैंड गए थे तो वहां पर हमें भी सोशलिज्म के बारे में पता चला। गुजरातियों ने बंगालियों को बताया यार हमारा भी बिजनेस खराब कर रखा है अंग्रेजों ने। ठीक है। जब मराठियों ने बुंदेलों से, मालवों से बात करी, समझ रहे हैं, तो एक एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ कि हम सभी को ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो अब हमें सभी को ही मिलकर विरोध भी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्नैक्युलर लिटरेचर। नाउ नॉट जस्ट ये कि इंग्लिश एजुकेशन ने ही कंट्रीब्यूशन दिया, वर्नैक्युलर लिटरेचर भी कहीं पीछे नहीं था लोगों को मोटिवेट करने में। बंगाली लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, ठीक है, मद्रासी यानी कि तमिल लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, पंजाब में उर्दू लिटरेचर फेमस था। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एंड अवेकनिंग। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने भी अपने लिटरेचर के माध्यम से एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बताया ना, यही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ही नेशनल मूवमेंट्स में डेवलप होते हुए नजर आए। इन्हीं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लीडर्स ही नेशनल मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशंस एस्टेब्लिश करते हुए नजर आए, क्योंकि इन्हें समझ आया कि केवल सोसाइटी और रिलीजन को सुधार कर काम नहीं चलेगा, अब हमें पॉलिटिकल फ्रंट पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो बेशरम है, वो नहीं सुधरेंगे। ठीक है। नोवेल्स, प्लेज, पोएम्स, स्टोरीज रिटन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस ग्रेटली हेल्प्ड इन नेशनल अवेकनिंग। फॉर एग्जांपल द नोवेल आनंद मठ एंड द कंपोजिशन वंदे मातरम ऑफ बंकिम चंद्र बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आनंद मठ, उसके अलावा नॉट ऑफ बंकिम चंद्र लेकिन नील दर्पण या अन्य कई सारा लिटरेचर 19th सेंचुरी का, ठीक है, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय का ही लिटरेचर क्यों ना हो, इन्होंने नेशनलिज्म की भावना, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का तो काम किया ही, राइट। उसके अलावा वास्ट लिटरेचर प्रोड्यूस बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, अंधेर नगरी इन्होंने प्ले लिखा है। उसके अलावा विष्णु चिपलुंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में लिखा, ठीक है, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस की बात चल रही है। विष्णु चिपलुंकर ने मराठी में लिखा, सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा, अल्ताफ हुसैन अली ने उर्दू में लिखा। हेल्प्ड इन स्टरिंग द हार्ट्स ऑफ इंडियन पीपल एंड फिल्ड देयर माइंड्स विद आइडियल्स ऑफ फ्रीडम। तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखिए यही सब जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंशिया है, ये वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेटेड थे, तभी इनको नेशनलिज्म के आइडियाज पता चले, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना। लेकिन इनके हाथ में प्रेस है, तो इन्होंने वर्नैक्युलर भाषाओं में वही वेस्टर्न आइडियाज को छापना शुरू किया ताकि आम लोगों को समझ आए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को मराठी पढ़नी बोलनी आती है और उसने विष्णु चिपलुंकर साहब के
प्लेज या विष्णु चिपलुंकर साहब की पोएम्स या इनके जो है वो आर्टिकल्स को पढ़ा, और वो गांव गांव जाकर सुना रहा है सबको। तो गांव वाले पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो मराठी लैंग्वेज अगर वो पढ़ना लिखना ना जानते हो लेकिन मराठी लैंग्वेज को समझते तो हैं ही। सो इस तरह वर्नैक्युलर लैंग्वेज ने गांव गांव जड़ जड़ जाकर, समझ रहे, गांव को जड़ कह रहा हूं मैं, राइट, गांव गांव में जो है वो नेशनलिज्म की भावनाओं को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। ठीक है। The study of India's past by British scholars, Indologists, archaeologists like Max Muller, John Marshall, R.G. Bhandarkar, S.N. Sen, R.C. Majumdar, right? जो ये सब profoundly to bring light on richness of the ancient heritage of India, और खास तौर पे जो ओरिएंटलिस्ट हैं, ठीक है, विलियम जोन्स वगैरह, ये सब इन ओरिएंटलिस्ट ने जो भारतीय लिटरेचर को मेन स्ट्रीम में लेकर आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज कराए इंडिया में, ठीक है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को समझा इंडिया के, तो इंडिया की हेरिटेज को लाइमलाइट में लेकर आए। इससे भी एक नेशनलिज्म की भावना बढ़ी, क्योंकि धीरे धीरे समझ आया है कि एक कॉमन जो है वो मतलब आप मान सकते हैं कि कल्चरल बैकग्राउंड है पूरे जम्बू द्वीप का। ठीक है। इससे नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ी भारतीयों में। नेक्स्ट चीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रेस। आई होप ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, इंडियन प्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा। The press became the chief instrument through which the nationalist Indians spread the message of patriotism and modern liberal ideas and thus created an all India consciousness. तो आप समझ ही गए, चाहे वो प्रेस वर्नैक्युलर लैंग्वेज में हो या इंग्लिश में हो, जो वेस्टर्न मॉडर्न जो नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के जो आइडियाज हैं वो भारतीय जनता तक इंडियन प्रेस ने पहुंचाए, बोथ इन वर्नैक्युलर एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स या सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स ने किस तरह नेशनल अवेकनिंग की तरफ कदम उठाया। तो रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंदा, रदाकांत देव, ये जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट हैं या रिवाइवलिस्ट हैं, भले ही इन्होंने सोसाइटी और रिलीजन को रिफॉर्म करने की कोशिश करी लेकिन एक अवेयरनेस बढ़ाई, यहां से एक बैकग्राउंड मिला पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने एक बैकग्राउंड एस्टेब्लिश किया ना, उन्होंने शुरुआत कर दी लोगों तक रेडिकल आइडियाज पहुंचाने की। ठीक है। अगर नए पॉलिटिकल आइडियाज बगैर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के पहले से एस्टेब्लिश हुए अगर नए रिफॉर्म आइडियाज लाए जाते, पॉलिटिकल रिफॉर्म आइडियाज, तो वो इतने कामयाब नहीं हो पाते, राइट। तो सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार करके दिया था, बंगाल के लोगों के रिसेप्टर खोल दिए थे उन्होंने कि रेडिकल आइडियाज समझ आए। मद्रास के मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों के रिसेप्टर्स खुल गए थे कि उनको जो है वो नए आइडियाज समझ आए। ठीक है। And others had left a tremendous imprint on the people of India, and by pointing to the rich cultural heritage of India created among the Indian self-confidence in themselves and respect for their own religion and culture. अब जैसे कि आर्य समाज वेदों की ओर ले जा रहा है, ठीक है, ब्रह्म समाज ने ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या है, कण कण में ब्रह्मा है, सभी व्यक्ति में गॉड है, राइट। उसके अलावा विवेकानंद ने पूरे दुनिया में जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। तो कहने का मतलब जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, वो कल्चरल हेरिटेज जो अंग्रेजों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था कि इंडिया जो है वो बार्बरिक है, भारतीय कल्चरल जो है वो बहुत अनसिविलाइज्ड है, लेकिन इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने भारतीय सोसाइटी रिलीजन को रिफॉर्म करके या रिफॉर्म करने की प्रैक्टिसेस जो शुरू करी हैं, उससे भारतीयों में एक अवेयरनेस जगाई कि एक गोल्डन कल्चरल हेरिटेज है हमारा, जिससे सेल्फ एस्टीम भारतीयों का बढ़ा। क्योंकि अंग्रेज कह रहे थे कि तुम बार्बरिक हो, तुम जंगली लोग हो, तुम मलेश हो, ठीक है, लेकिन ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब ने क्या कहा कि नहीं, हमारा एक गोल्डन जो है वो इतिहास है और हमें या तो उसको रिफॉर्म करना है या तो रिवाइव करना है। ठीक है, कमियां हैं उसमें लेकिन स्टिल इट इज अ ग्रेट सिस्टम। ठीक है। In this way, they were able to counter the British propaganda that the Indians had never been able to rule themselves in past, and that the Hindus and Muslims had always fought one another, and Indians were destined to ruled by foreigners. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपेगेंडा ब्रिटिशर्स चलाते थे, क्या?
कि हिंदुस्तान को हमेशा भारी भारी शक्तियों ने कंट्रोल किया है, तिमूरियों ने, तुर्कियों ने, अफगानियों ने, ठीक है, और अब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं कंट्रोल, राइट। सो हिंदुस्तानी जो है वो सेल्फ रूल के काबिल नहीं है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को, इस भ्रम को जो है वो हटाया गया जब समझाया गया कि गुप्ता एम्पायर था, अशोका जो है वो मौजूद थे, या उसके अलावा और भी बड़े बड़े एम्पायर जो हैं वो भारतीयों के रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज, हिंदू और मुस्लिम हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे हैं, ये फंडा जो है वो अंग्रेजों ने बहुत बढ़ चढ़कर पेश किया। जबकि हम जानते हैं कि मुगल पीरियड में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तक, इनफैक्ट औरंगजेब के समय तक भी हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी, औरंगजेब के स्टार्टिंग फेज, बहुत शुरू के कुछ सालों तक हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो एक हार्मनी में रह रहे थे। मराठा शासन में हिंदू मुस्लिम हार्मनी में रह रहे थे, विजयनगर में हिंदू मुस्लिम हार्मनी में रह रहे थे, बहमनी किंगडम में हिंदू मुस्लिम हार्मनी में रह रहे थे। मतलब एक रिलेटिव हार्मनी थी। झगड़ा तो हर जगह ही होता है, लेकिन स्टिल एक रिलेटिव हार्मनी थी, जो कि अंग्रेजों ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं थी। हिंदू हमेशा मुस्लिम से लड़ते ही रहे हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद फॉर इंस्टेंस वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज की बात करते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। यह आइडिया पहली बार स्वामी दयानंद, सो यहां से नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। सो ये उस समय का जो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली टूटा हुआ इंडिया, देख रहे हैं, पंजाब, भावलपुर, राजपूताना बटा है, दिल्ली, पंजाब स्टेट्स हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, नेपाल अलग, बिहार अलग, बंगाल अलग, ईस्टर्न स्टेट्स, हैदराबाद, सेंट्रल प्रोविंस। तो ये अंग्रेजों के टाइम का मैप है इंडिया का, इसको जरूर जो है वो फॉलो कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी आर्य समाजीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड वर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक हो या अन्य जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, ये कहां से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये सब आर्य समाज से निकल कर आ रहे हैं। तो मैंने बोला ना, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, क्योंकि ब्रह्म समाज के फाइनल जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो जुड़ते हैं। प्रार्थना समाज हो गया, एमजी रानडे साहब भी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उतरते हैं। सो और भी बहुत सारे ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट रहे जो धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट या पॉलिटिकल एसोसिएशंस में जुड़ गए। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सो इंडियन इंटेलिजेंसिया का रिएक्शन ही है ना पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट। अगर आप रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो इंडियन इंटेलिजेंसिया जो है उसका पहला रिएक्शन था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और उसका दूसरा रिएक्शन है क्या, दीज पॉलिटिकल एसोसिएशंस दैट कल्मिनेटेड टू फॉर्म एन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो है तो ये इंडियन इंटेलिजेंसिया का ही ना। अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंडियन इंटेलिजेंसिया लीड कर रही थी, उन्होंने फिर पीजेंट्स को साथ में जोड़ा, राइट। बट है तो ये इंडियन इंटेलिजेंसिया का रिएक्शन ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। द वर्क ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या किया, रिस्टोरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को खंगालने में लगी हुई थी, तो वहां से उन्होंने मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भारतीयों में एस्टेब्लिश करने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट कारण नेशनलिज्म का, नेशनलिज्म क्यों एस्टेब्लिश हुआ, उसका नेक्स्ट कारण है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। अब भारतीय चाहे रूलिंग क्लास के हो, जमींदार हो, सिपाही हो, पीजेंट हो, ट्राइबल हो, इंटेलिजेंसिया हो, सभी का ही अंग्रेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अंग्रेज सभी भारतीयों को अपने से नीचे मान रहे हैं। कुछ एक 1858 के बाद कुछ एक रूलिंग क्लास को अपने साथ बिठा रहे हैं अंग्रेज, अपने दरबारों में बुला रहे हैं, अपनी पार्टीज में इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भारतीयों के साथ उनकी पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी ही है। The British policy of discrimination against Indians was manifested in administrative, spatial, economic and in matters of employment. तो एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक में, एम्प्लॉयमेंट में और स्पेटियल यानी कि जर्नल, सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं भारतीयों को, ठीक है। पब्लिक जो मतलब जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसमें भारतीयों को, भारतीयों की प्रेजेंस में डिस्क्रिमिनेशन है, अलग बिठाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट जो है वो भारतीयों को नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है भारतीयों को,
ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, भारतीयों को ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा है अच्छे से। अगर कोई इंडियन कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहता है यूरोप से तो बहुत महंगी पड़ रही है उसको इंपोर्ट करना, राइट। The proclamation of Queen Victoria in 1858 declared the Indians henceforward would be appointed to high post on the basis of their merit, irrespective of their caste, religion और race। ठीक है, क्योंकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में एंटर करना जो है वो भारतीयों को शुरू किया गया। ठीक है, 1858 के बाद हुआ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन रहा, बट द पॉलिसी वॉज नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, राइट। क्योंकि क्वीन ने तो कह दिया, लेकिन भारत में तो वही अंग्रेज बैठे हैं ना, ठीक है, जो कि भारतीयों को क्योंकि 1858 के बाद ब्रिटिश सुप्रिया इंग्लिश या वाइट सुप्रीमेसी का जो एजेंडा है या जो प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ चढ़कर इंडिया पर बढ़ाया, मतलब इंडिया पर जो है वो भारतीयों पर इम्पोज किया गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मतलब उसको इंड्यूस किया गया कि वाइट जो है वो सुप्रीम है, राइट। The British policy of discrimination, arbitrary and unjust governance created a great discontent and unrest among the educated people। ठीक है, तो भारतीय पीजेंट्स, जमींदार, भारतीय रूलिंग क्लास, भारतीय सैनिकों, इंटेलिजेंशिया, सबके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अंग्रेज। इससे इंटेलिजेंशिया भड़का, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अब एक नया मिडिल क्लास जो कि लॉयलिस्ट था अंग्रेजों का, लेकिन इस मिडिल क्लास में भी ऐसा इंटेलिजेंशिया निकल कर आया जिसमें नेशनलिज्म की भावना जो है वो कूट कूट कर भर गई। द न्यू अर्बन मिडिल क्लास, क्योंकि कई सारे जो है वो नए अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, राइट। जो पुराने अर्बन सेंटर्स थे, जो ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर्स थे, वो नए शहरों में भी तब्दील हुए, राइट। द न्यू अर्बन मिडिल क्लास ऑफ इंडियंस दैट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गेव राइज टू एन एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द टाउन्स हु प्रोवाइडेड लीडरशिप ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जैसे कलकत्ता हो, बिहार हो, ठीक है, बिहार में पटना हो गया, मतलब जितने भी पुराने ट्रेडिशनल जो सिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो मतलब इंपॉर्टेंस के टाउन्स हैं, वो तो डेवलप हुए ही नए टाउन्स में, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे टाउन्स डेवलप हुए और उन मॉडर्न टाउन्स में मिडिल क्लास जो है वो रहना शुरू किया। और मिडिल क्लास था तो अंग्रेजों का लॉयलिस्ट या अंग्रेजों की वजह से ही डेवलप हुआ था, अंग्रेजों की एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ही डेवलप हुआ था। लेकिन ये मिडिल क्लास वेस्टर्न तर्ज पर एजुकेट हुआ और यहां से जो है वो नेशनलिस्ट निकल कर आए, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को फर्दर आगे लीड किया। ठीक है, कमिंग फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स एंड रीजन्स, मेंबर ऑफ दिस न्यू क्लास फॉर्ज्ड एन ऑल इंडिया आइडेंटिटी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी नेशनलिज्म एस्टेब्लिश करने की तरफ एक मतलब एक कारण है। वो तो मैंने आपको बताया ही, समझाया ही, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या हैं। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज रूइंड इंडियन इंडस्ट्रीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो मैंने आपको समझाया था, राइट। इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, देयर आर ऑल्सो अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स। इंडिया खास तौर पर 1813 के बाद क्या बन गया? फ्री ट्रेड का फेज है। इसमें इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है और प्रोसेस्ड सामान को इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया जो है वो एक रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर की तरह काम कर रहा है, और ब्रिटिशर्स जो प्रोड्यूस गुड्स है, ब्रिटिश प्रोड्यूस जो सामान है, उसके लिए एक मार्केट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, द थ्री टूल्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड कैसा? एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, इंपोर्ट प्रोसेस गुड। फाइनेंस कैसा? जो मनी लेंडर्स हैं वो धीरे धीरे लैंडलेस मजदूर क्रिएट कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज कैसी? रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रही हैं, वो प्रोड्यूस गुड्स नहीं तैयार कर रही। ठीक है, और मेजॉरिटी ये तीनों चीजें जो है वो किसके कंट्रोल में है? यूरोपियंस और खास तौर पे ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रेड का जो फेज है इसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई थी। नेक्स्ट कारण है नेशनलिज्म एस्टेब्लिश होने का कि एंटी इंडियन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिससे बचा खुचा विश्वास भी अंग्रेजों से भारतीय इंटेलिजेंशिया का उठ गया। लॉर्ड लिटन्स इनफेमस एक्टिविटीज इंफीरियोरेटेड द मासेस एंड प्रोवाइडेड ट्रिगर टू द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो 1880s के डेकेड में जब इंडियंस एंटर करते हैं तो वो जल्दी से एक नेशनल लेवल का मूवमेंट, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की तरफ काम करते हैं, जहां पर हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो लिटन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो उस ड्राइविंग फोर्स के पीछे, जिस ड्राइविंग फोर्स ने इवेंचुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करवा दिया। ही हेल्ड दिस हिज फेमस दरबार इन 1877, जबकि भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, इंडिया में लाखों के हिसाब से लोग मर रहे थे।
लेकिन वो एक बहुत रॉयल दरबार जो है वो महारानी के मतलब महारानी के लिए उसने लगाया कहाँ पर, दिल्ली में। एट अ टाइम व्हेन एंटायर कंट्री वाज रीलिंग अंडर ड्रॉट एंड फेमिन, मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल इंपोर्ट वर रिमूव्ड टू प्लीज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंग्लैंड। और इंपोर्ट ड्यूटीज ब्रिटिश टेक्सटाइल पर घटा दी या तो हटा दी, जिससे ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में बढ़ गया और भारतीय एक्सपोर्ट घट गया इवेंचुअली। ठीक है, तो इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो जो बुलियंस हैं वो इंडिया से बाहर जाएंगे। ठीक है, इंडियंस इंटरप्रेटेड द एक्शंस एज प्रूफ ऑफ ब्रिटिश डिजायर टू रूइन स्मॉल बट ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। सो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फेज है उसमें इंडियन कैपिटलिस्ट भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट पर ड्यूटी घट गई तो उनको मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ा। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं वो, ब्रिटिश गुड्स। तो इंडियन कैपिटलिस्ट या इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो रही थी उससे। उसके अलावा 1878 में आर्म्स एक्ट ले आए भाई साहब। भाई साहब कौन, लिटन। अब इस आर्म्स एक्ट से डिसार्म कर दिया गया, भारतीय जो है वो आर्म्स नहीं रख सकते। अंग्रेज जब चाहे भारतीयों को पीट दें मार दें, भारतीय बदले में जवाब नहीं दे सकते। इट अपियर्ड दैट इट वाज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू वीकन द होल नेशन। द सेकेंड अफगान वॉर, अब उसके अलावा लिटन सेकेंड अफगान वॉर में जुड़े हुए हैं, जीत नहीं पा रहे अफगानियों से, और भारतीय इंडियन ट्रेजरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर इससे पड़ा। ठीक है, लिटन पास द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। अब लिटन की ये सब पॉलिसीज का प्रेस ने जो है वो बढ़ चढ़कर विरोध किया, तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ले आए 1878 में। खैर आगे इन सब एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जब मैं लिटन को आपको अलग से लिटन के बारे में समझाऊंगा। लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिटन ने ऐसी क्या क्या गतिविधियां करी जिस वजह से भारतीय लिटन के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, द एक्ट कर्व्ड द लिबर्टी ऑफ इंडियन प्रेस। द पीपल बिलोंगिंग टू all walks of life condemned the discriminatory provisions of the act. It has been pointed out that the act was a retrograde and ill-conceived measure injurious to future progress of India. तो प्रेस एक बहुत बड़ा इंडियन, खासतौर पे वर्नैकुलर प्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर था जिस वजह से नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ रहा था और अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था बढ़ चढ़कर। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस की गर्दन दबा दी, जिससे हुआ क्या, ये मैसेज गया कि अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई बोल नहीं सकता, राइट। तो इससे नेशनलिज्म की जो ड्राइव चल रही थी उस पर बहुत धक्का लगा, राइट। इन 1878 गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू रेगुलेशन रिड्यूसिंग मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 से 19। इंडियन या इंपीरियल सिविल सर्विसेज में, इंडियन सिविल सर्विसेज में 21 से 19 कर दी गई है। जिस अब कोई भारतीय वो 19 साल के अंदर अंदर ग्रीक, लैटिन, इन सब भाषाओं को पढ़े, फिर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दे के एक सिविल सर्वेंट बने, जो कि मुश्किल हो गया था भारतीयों के लिए। भारतीयों के लिए 21 एज या उससे भी ज़्यादा एज होना ज़रूरी था, राइट। सो लिटन की ये जो रिएक्शनरी स्टेप्स हैं, इस वजह से नेशनलिज्म की भावना और स्ट्रांग हुई। क्यों? क्योंकि लिटन के इन रिएक्शनरी स्टेप्स से ये पता चल गया कि ये जो वाइसरॉयज हैं ये इस तरह के स्टेप्स समय समय पर उठाते रहेंगे, हमें एक नेशनल मूवमेंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे हम एक पॉलिटिकल फ्रंट खोल सकें इन सभी डेरोगेटरी या इन सभी जो है वो मतलब ऐसे प्रोविजंस या ऐसे जो भी कानून कोई भी वायसरॉय मन चाहे बना दे रहा है, जिससे भारतीयों के नेशनल मूवमेंट पर जो है वो रुकावट पैदा हो रही है, राइट। ऑल दीज मेजर्स क्रिएटेड अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट among the Indians. Anti-Indian administration of Lord Lytton helped intensifying discontent against the foreign rule. ठीक है, नेक्स्ट आएगी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब लॉर्ड लिटन के बाद रिपन आते हैं और रिपन जो है वो लिटन के किए हुए कामों को बदलते हैं, ठीक है, मतलब चेंज करते हैं। ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन अ कंट्रोवर्सी अराउज कंसर्निंग द इल्बर्ट बिल। Ripon tried to pass a law to enable the Indian district magistrates and session judges to try Europeans and criminal cases, right? तो सेशन जजेस और भारतीय मैजिस्ट्रेट यानी कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं वो अब यूरोपियंस और अंग्रेजों पर भी सजाएं सुना सकें। दिस वाज द इल्बर्ट बिल, ठीक है। अब इसका ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसमें बढ़ चढ़कर विरोध हुआ,
ठीक है, भारत में भी जो एंग्लो इंडियंस हैं या जो यूरोपियंस थे, उन्होंने विरोध किया कि ऐसे कैसे जो है वो कोई भारतीय हम पर कानून, हम पर जो हमें सजा सुना देगा, भारतीय तो हमसे नीचे हैं। ठीक है, तो रेशियल सुपीरियरिटी के दम पर उन्होंने विरोध किया। द यूरोपियंस इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ वेहेमेंट एजिटेशन अगेंस्ट द बिल विच वॉज ड्राफ्टेड बाय इल्बर्ट द लॉ मेंबर ऑफ रिपन्स गवर्नमेंट। तो रिपन की गवर्नमेंट के लॉ मेंबर, आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कि लॉ मेंबर किस कानून से ऐड हुए हैं। ठीक है, और इल्बर्ट उस समय लॉ मेंबर थे। आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ थ्रू आउट द कंट्री इन 1861, है ना, सीआरपीसी आईपीसी एस्टेब्लिश हो गई थी ना। ग्रेजुअली ट्रेडिशन वॉज एस्टेब्लिश दैट वाइल एन इंडियन जज could decide the case of a European in presidencies, but at district level the Europeans could be judged by European judge only. तो 1861 के बाद जो प्रेसिडेंसी लेवल पर जो जज, प्रेसिडेंसी लेवल पर जो कोर्ट है, वहां पर इंडियंस जो हैं वो सजाएं सुना रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूरोपियंस ही यूरोपियंस को सजा सुना रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इल्बर्ट जो बिल है वो ये कह रहा था कि अगर प्रेसिडेंसी लेवल पर भारतीय यूरोपियंस को सजा सुना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों नहीं। ठीक है, दिस मेंट दैट अ यूरोपियन डेप्यूटी जज कुड हियर द केस अगेंस्ट यूरोपियंस while his Indian senior was prohibited from doing so. समझ रहे हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट या उसके नीचे लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, वहां पर यूरोपियन भारतीयों को सजा सुना रहा है, लेकिन भारतीय यूरोपियन को सजा नहीं सुना सकता। हो सकता है भारतीय जज जो है वो उसके ऊपर की पोस्ट का हो। ठीक है, द सर सीपी इल्बर्ट, द लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लॉर्ड रिपन, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल एमिंग एट रिमूवल ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन which was contrary to the basic principle of rule of law. The bill entitled a wild controversy, a wild unprecedented agitation was launched. Wild नहीं, यहां पर wide होना चाहिए था, wide unprecedented agitation was launched by Europeans and Anglo-Indians. तो आप समझ गए ना, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रेसिडेंसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है। ठीक है, सो प्रेसिडेंसी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों में ही इल्बर्ट बिल क्या कह रहा है कि जो इंडियन जजेस हैं वो सजा सुनाए। ठीक है, दे कलेक्टेड ओवर $1.5 लाख ऑफ मतलब 1.5 लाख रुपीज to carry on a struggle against the bill. The Anglo-Indian community announced a social boycott of Lord Ripon and his executive council. At first, as a result of popular disapproval, Viceroy passed an amendment and a solution was adopted by way of compromise. So basically, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस है या जो भारत में यूरोपियंस है, उन्होंने विरोध किया, बढ़ चढ़कर विरोध किया। ठीक है, लॉर्ड रिपन और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने, एंग्लो इंडियंस ने। ठीक है, बदले में आखिरी में लॉर्ड रिपन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। Jurisdiction to try Europeans would be conferred on European and Indian district magistrates and session judges alike. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या सेशन जजेस हैं, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो इंडियन हो, वो यूरोपियंस को ट्राई कर सकता है। ठीक है, however a defendant would in all cases have to right to claim trial by a jury of which at least half of the member must be European. देखिए उस समय ज्यूरीज भी जो है वो मतलब वर्डिक्ट गिल्टी या नॉन गिल्टी दे सकती थी, या तो एक जज देगा वर्डिक्ट या तो एक ज्यूरी देगी। ठीक है, ज्यूरी में 12 मेंबर होते हैं, अब इस 12 में से 6 यूरोपियंस हो सकते थे और 6 इंडियंस हो सकते थे। तो अगर जो डिफेंडेंट है या जो जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो या तो भारतीय जज से जजमेंट ले ले, अगर वो नहीं लेना चाहता तो वो किसी ज्यूरी से जजमेंट ले, और उस ज्यूरी में 6 मेंबर तो एटलीस्ट यूरोपियन होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द कॉम्प्रोमाइज दैट वाज टेकन। The episode, however, was an eye-opener for Indians who realized that they would have faced humiliation until they were freed from the clutches of alien imperialists. भारतीयों की बेइज्जती हुई क्योंकि हर डिफेंडेंट जो है वो इंडियन जज को चूज करता ही नहीं था, वो ज्यूरी को चूज करता था, और ज्यूरी जो है वो मैक्सिमम उसमें यूरोपियंस होते थे, तो वो डिफेंडेंट के फेवर में वर्डिक्ट दे दिया करते थे। ठीक है, तो इससे पता चला भारतीय इंटेलिजेंसिया को कि नहीं, बेइज्जती हो रही है, हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालकर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं बट स्टिल हमें वो स्टेटस नहीं मिल रहा है।
ठीक है। They were convinced that justice was apt to remain at stake whenever the privileged and vested rights of ruling race were in question. The utter helplessness of British government in the face of an organized agitation of Anglo-Indians established the fact that the organized agitation was the only effective means to make government yield to. अब नेक्स्ट चीज एक और देखिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स इनका मतलब क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, they were convinced that justice was apt to remain at stake whenever privileges and vested rights of ruling race were questioned, right? So अगर ruling race के जस्टिस की बात है तो उनको वो जस्टिस मिल जाएगा। क्यों? पहली चीज तो ये प्रिविलेजेस जो है वो रूलिंग रेस के साथ है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई डिफेंडेंट है वो अगर वाइट है या यूरोपियन है तो वो अपने लिए ज्यूरी चूज कर सकता है, ठीक है, नॉट इन केस ऑफ एन इंडियन डिफेंडेंट, राइट। उसको वर्डिक्ट जो है वो जज देगा। और दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर एक ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन किया जाए तो वो इफेक्टिव है। ये बात इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से भारतीय इंटेलिजेंसिया को क्लियर हो गई, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब लास्ट में बात करते हैं कुछ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो क्यों और कैसे डेवलप हुई। ये सारे रीजंस हमने नेशनलिज्म की भावना के लिए देखे, राइट। अब हम देखते हैं कि अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन कौन सी हैं। आफ्टर 1857 several political associations came up for the first time for taking up irrespective causes to British government and promoting a sense of national awakening among the people। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने बैकग्राउंड प्रोवाइड किया और ब्रिटिश पॉलिसीज ने रिजेंटमेंट दी भारतीयों को, जिसके नतीजतन और भी कई सारे फैक्टर है ना, प्रेस देखा हमने, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन देखा, ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो नेशनलिज्म की भावना इंडियन इंटेलिजेंसिया में लाया और अब इंडियन इंटेलिजेंसिया ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अमंग द इंपॉर्टेंट वर लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 से ही शुरू हो जाती है कहानी, ठीक है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन होती है, फिर उसके बाद 1843, सॉरी नॉट 1843 बट बताऊंगा मैं 1843 की जो 1843 वाला जो एसोसिएशन है वो आगे समझाऊंगा आपको। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये दादा भाई नवरोजी वाला है 1866। पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा 1876, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इनको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले कौन सा है, बंग भक्ष प्रकाशिका सभा, यानी कि फाउंडेड बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 1836। इट रिव्यूड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो 1833 के चार्टर एक्ट और फिर उसके बाद लॉ मेंबर मैकॉले और मैकॉले ने जो घोषणाएं करी थी उन सबको रिव्यू करने का काम जो है वो बंग भक्ष प्रकाशिका सभा ने किया, जो कि राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर्स थे। 1833 में राजा राम मोहन रॉय जो है वो यूरोप में मर गए थे, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये सभा जो है वो स्टेब्लिश करी है। तो 1836 में हमें पहली पॉलिटिकल सभा, इससे पहले रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमें पहला एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट, जमींदार एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। द जमींदारी एसोसिएशन विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज लैंड होल्डर्स सोसाइटी was established in 1838 by द्वारकानाथ टैगोर। नाउ द्वारकानाथ टैगोर अ प्रोमिनेंट मतलब मेंबर ऑफ टैगोर फैमिली और प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली, जमींदारों की फैमिली, और जमींदारों के फेवर के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव एंड अदर्स ने मिलकर ये लैंड होल्डर सोसाइटी एस्टेब्लिश करी ताकि जमींदारों के हितों के लिए काम किया जा सके। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विच वाज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे तो बंगभक्ष प्रकाशिका सभा भी है, राइट, लेकिन जमींदार एसोसिएशन वाज द पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट। पूरा मतलब उसका एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। द एसोसिएशन वाज फाउंडेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंड, जमींदारों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट लैंडलेस मजदूर क्रिएट किए जा रहे थे लेकिन जमींदारों से भी उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, ठीक है। Although limited in its objective, the Landholder Society marked the beginning of an organized political activity and use of methods of constitutional agitation for the redressal of grievance। तो सबसे पहली बार constitutional agitation
यानी पैसिव अग्रेशन का इस्तेमाल किसी डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ने शुरू किया इंडिया में। बंगाल के रीजन से शुरुआत होती है, दैट वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ये है वो 1843 वाली एसोसिएशन सोसाइटी, राइट। एस्टेब्लिश इन 1843, दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्पाउज्ड एंड डिफेंडेड द राइट्स ऑफ कॉमन सिटीजन। तो ये बेसिकली लैंड होल्डर सोसाइटी के रिएक्शन में है। और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, इसमें यंग इंडिया मूवमेंट जो है, ठीक है, यंग सॉरी नॉट इंडिया बट यंग बंगाल मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं वो आकर जुड़े, ब्रह्मो समाज के फॉलोअर्स जो हैं वो आकर जुड़े। और जिस तरह लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के फेवर के लिए काम कर रही है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल के फेवर में काम कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। बाद में ये दोनों एसोसिएशंस आपस में, दोनों सोसाइटीज आपस में जुड़ जाती हैं और बन जाती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। बोथ लैंड होल्डर सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मर्ज्ड इनटू अ न्यू वन नेम्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी बंगाल से शुरू हो रहे हैं और पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी कहां से बनने लग रही है, बंगाल से ही। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ही पॉलिटिकल एसोसिएशन निकल कर आई है। ठीक है, क्योंकि टैगोर साहब जो है वो ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो यंग बंगाल मूवमेंट इनसे निकल कर आ रही है, राइट। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय राधाकांत देव, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बट प्रिसाइडेड ओवर बाय राधाकांत देव। अब राधाकांत देव का ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उनका नाम जो है वो तुरंत कमेंट में मेंशन करेंगे आप। ठीक है, based upon its demands, the Charter Act of 1853 provided for addition of 6 members to Governor General's Council for legislative purposes. So सबसे पहली पॉलिटिकल कामयाबी क्या रही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है उसमें एक प्रोविजन ऐड हुआ कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर ऐड किए जाएं। ठीक है, जिससे लेजिस्लेशन जो है वो और मतलब इंपैक्ट भारतीयों का जो है वो इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन में बढ़ेगा इससे इवेंचुअली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ये लंदन में एस्टेब्लिश हुई। दादा भाई नौरोजी, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन प्राइमरली फॉर 2 ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या? टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन ऑन प्लाइट ऑफ इंडियन पीपल। तो दादा भाई नौरोजी ये सोचते थे कि अंग्रेजी जो भारतीय अंग्रेज है वो बुरे हैं, जो यूरोपियन अंग्रेज हैं या जो इंग्लैंड के अंग्रेज हैं वो अच्छे हैं। तो इंग्लैंड के अंग्रेजों को अच्छे इन द सेंस कि वो मतलब ज्यादा जागृत है, पॉलिटिकली ज्यादा मतलब एनलाइटेंड है, अवेयर हैं वो लिबरलिज्म की तरफ, राइट। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज क्या गुल खिला रहा है, 1866 की एसोसिएशन है ये, वो ब्रिटेन की जनता तक पहुंचे उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई, जो कि काफी हद तक कामयाब भी रही। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, राइट। लेटर ऑन दादा भाई ऑर्गेनाइज्ड ब्रांचेस ऑफ दिस एसोसिएशन इन प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ इंडिया। उसके बाद बॉम्बे में, पुणे में, बंगाल वाले रीजन, धीरे धीरे जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारत में भी फैला। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन 1867 बाय MG रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी एंड अदर्स with the objective of serving as a bridge between government and the people to popularize peasants legal rights. Now पूना सार्वजनिक सभा जो है वो किसके लिए काम कर रहा है? पीजेंट्स के लिए एक पहला पीजेंट्स, नॉट नेसेसरली पहला, लेकिन महाराष्ट्र वाले रीजन में कह सकते हैं आप पहला पीजेंट्स के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। कहां पर? पूना में, पूना सार्वजनिक सभा के नाम से। क्यों? क्योंकि उससे पहले बंगाल वाले रीजन में एस्टेब्लिश हो चुका है कॉमन पीपल के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो कि बंगाल के पीजेंट्स के लिए भी बात करती है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी वही काम कर रही है, बट ये सब कहां पर? अभी बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट देखा पूना सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र वाले रीजन में। नेक्स्ट आएगी इंडियन लीग।
द इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय शिशिर कुमार घोष with the objective of stimulating the sense of nationalism amongst the people and of encouraging political education. ठीक है, तो फिर से बंगाल वाले रीजन से एक और पॉलिटिकल एसोसिएशन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है 1875. उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑन द डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ दिस टाइम, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ दिस टाइम was the Indian Association at Calcutta. ये भी बंगाल वाले रीजन है. Formed by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी and आनंद मोहन बोस in 1876, became the forerunner of Indian National Congress. अब ये है वो यूथ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस और इनके जो साथी हैं, ये वो यूथ हैं जिनको फायदा मिला है किससे, जिनको वेस्टर्न एजुकेशन मिली है 1858 के बाद, राइट. और ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भी जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस्ड हैं और धीरे धीरे बहुत सारी जो मैंने आपको कारण बताया ना नेशनलिज्म के, बहुत सारे जो कारण हैं उन सब से इनके अंदर नेशनलिज्म भरा पड़ा है. और खास तौर पे 1876 के बाद लिटन की पॉलिसीज से तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं. इट ओपन्ड सेवरल ब्रांचेज इन एंड आउटसाइड बंगाल. द इंडियन एसोसिएशन, समझ रहे हैं, ये नेशनल लेवल पर जाने वाली एसोसिएशन है. ये नेशनल लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जहां जहां पर इंडियन नाम लगा हुआ नजर आ रहा है ना, वो नेशनल लेवल पर जाने की कोशिश कर रही है वो एसोसिएशन या वो सोसाइटी, राइट. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन and aimed to create a strong public opinion on political questions and unify Indian people on common political program. So कांग्रेस से पहले नेशनल लेवल पर जाने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंडियन एसोसिएशन है. और उन्होंने कांग्रेस के नेशनल लेवल पर जो कांग्रेस ने मीटिंग्स करी हैं 1885 के बाद, उससे पहले 1882, 1883 इंडियन एसोसिएशन जो है वो ऐसी नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है. ठीक है, नेक्स्ट आएगा मद्रास की महाजन सभा. May 1884, M. वीरा राघवाचारी, G. Subramania Iyer, P. Anand Charlu, and other established Madras Mahajan Sabha. It convened India's first regional conference in 1884, 1885. ठीक है, तो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई. तो वही मद्रास के जो महाजन लोग हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स, जो ट्रेडर लोग हैं, वो सब आपस में जुड़कर जो है वो एक एसोसिएशन बनाए. उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग. आप ना यहाँ से हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश हुआ और उनके लीडर्स कौन है. प्री के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए. कौन सा एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश हुआ, उसके लीडर्स कौन है. ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग, बदरुद्दीन तैयबजी, फॉर प्रमोटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल में एस्टेब्लिश हो रही है, मद्रास में, बॉम्बे में, कुछ पंजाब में भी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे. ठीक है, क्योंकि आर्य समाज से ही पॉलिटिकल एसोसिएशन में एंटर करेंगे या पॉलिटिकल मूवमेंट्स में एंटर करेंगे कई लीडर्स, राइट. सो इंडिया के इन चारों रीजन्स में धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस फैल रही है. और इन्हीं चारों रीजन में रहने वाले, मतलब चारों रीजन में काम करने वाले जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनको समझ आया है कि हमें सेंट्रलाइज्ड करना चाहिए अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और एक नेशनल फोरम या एक नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए. ठीक है, द टाइम वाज राइप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनलिस्ट हु फेल्ट द नीड टू यूनाइट पॉलिटिकली अगेंस्ट कॉमन एनिमी, फॉरेन रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, पक चुके थे ये लोग, लोहा पूरा गर्म था. ठीक है, सब मतलब अच्छे से वेल कनेक्टेड भी थे और मोटिवेशन मतलब डेराइविंग फोर्सेस भी बहुत सारी थी. लिटन की पॉलिसीज ने तो सबको दुखी कर ही रखा था. ठीक है, द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैड सर्व्ड अ पर्पस बट दे वर नैरो इन देयर स्कोप एंड फंक्शनिंग. जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो रीजनल थी. ठीक है, धीरे धीरे वो सब आपस में मिल रहे थे ना, मद्रास वाले बॉम्बे से मिल रहे थे, बॉम्बे वाले पंजाब वाले से मिल रहे थे, तो सब आपस में मिलकर ये बात मतलब एक धीरे धीरे कॉमन जो है वो सब में ये भावना डेवलप हो रही थी कि यस, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अब हमें चाहिए. ठीक है, दे डेल्ट मोस्टली विद लोकल क्वेश्चंस एंड देयर मेंबरशिप्स एंड लीडरशिप वर कन्फाइंड टू अ फ्यू पीपल बिलोंगिंग टू अ सिंगल सिटी और प्रोविंस. इवन द इंडियन एसोसिएशन हैड नॉट सक्सीडेड इन बिकमिंग ऑल इंडिया बॉडी. तो अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बॉडी नहीं थी, वो रीजनल लेवल पर काम कर रहे थे, लीडरशिप उनकी रीजनल थी, प्रेस उनकी वर्नैक्युलर में थी. ठीक है, तो एक नेशनल, एक समझ रहे नेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाया था.
अब नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना, दैट मीन उसके एजेंडा ऐसे होने चाहिए जो नेशनल लेवल पर काम करें, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए जो जिससे पूरा इंडिया जो है वो रिलेट कर सके, ठीक है, उसका मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए, उस मैनिफेस्टो से पूरा इंडिया रिलेट कर सके, राइट। तो खैर मैनिफेस्टो तो बाद में डेवलप हुआ जाकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना, अगर वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है तो वो नेशनल फीचर्स भी होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, लोग जुड़े क्यों उससे। Though all the above institutions were involved in various political and community activities, yet they had limited geographical presence and effect. ठीक है, ऑल्सो दे रिप्रेजेंटेड लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सेक्शन, क्योंकि मद्रास महाजन सभा महाजनों के लिए, ठीक है, कोई जमींदारों के लिए, कोई पीजेंट्री के लिए कम काम कर रहे हैं, कोई मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, कोई कॉलेज के जो है स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं इंटेलिजेंशिया तो था लेकिन बहुत छोटी पॉपुलेशन थी, वो मास पॉपुलेशन है पीजेंट्स, पीजेंट्स तक पहुंचने की हिम्मत अभी किसी की नहीं थी। Moreover, they were seen as representatives of privileged and elite class and hence remained aloof from the masses, है ना। पीजेंट से वो दूर रहे, क्यों, क्योंकि अभी वो भारतीय कैपिटलिस्ट का साथ दे रहे हैं, भारतीय जमींदारों का साथ देते हुए दिख रहे हैं, भारतीय रूलिंग क्लास का साथ देते हुए दिख रहे हैं, कुछ भारतीय मर्चेंट, भारतीय ट्रेडर्स क्लास का साथ देते हुए दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से ही मिडिल क्लास निकल कर आया है, यहीं से ही इंटेलिजेंशिया निकल कर आ रहा है, पीजेंट्री से इंटेलिजेंशिया निकल कर नहीं आया है। और मास पॉपुलेशन क्या है, पीजेंट्री। तो जो इंटेलिजेंशिया है वो घूम फिर कर इन्हीं लोगों की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि पीजेंट्री तक वो उसकी पीजेंट्री तक भारतीय इंटेलिजेंशिया की पकड़ अभी तक नहीं है, ठीक है। Still, they played a role in development of the political consciousness and experience of organization was gained from their functioning. Now here was a need for an organization which could carry forward the legacy and fill the vacuum of pan-Indian political organization and could claim to represent all sections of society, जो कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में डेवलप होती हुई नजर आएगी, राइट। और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया लेवल पर एस्टेब्लिश होंगे, लेकिन अभी तक का कोई नहीं है, लेकिन सबके अंदर भावना है कि एक पैन इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और जो कि वैक्यूम है, अभी तक है नहीं कोई पैन इंडिया लेवल पर, लेकिन नेशनलिज्म की भावना जो है वो आ चुकी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स ग्रोथ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स फुलफिल्ड द लॉन्ग फेल्ट नीड इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। तो फिर अब जो है वो ये जितने भी इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस हैं, रीजनल एसोसिएशंस हैं, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, या इनमें से मैक्सिमम आपस में जुड़ जाएंगे, और जो नतीजा निकलेगा वो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है कि एक ऐसा फोरम है, ये ऐसा मंच है जो कि सभी रीजनल पार्टीज को, पॉलिटिकल एसोसिएशंस को, ठीक है, सभी वर्ग, सभी तबके के लोगों को एक मंच प्रोवाइड कर रहा है अपनी बात कहने का नेशनल लेवल पर, ठीक है। Though it started as a Congress, it became a functioning party, political party. तो हम पूरी जर्नी देखेंगे कांग्रेस के। अभी हमने बैकग्राउंड देखा कि नेशनलिज्म की भावना कैसे डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, फिर शुरुआती पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या थे, और धीरे धीरे एक पॉलिटिकल नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होने का जो एक वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए कैसे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया। इन्हीं सभी रीजनल एसोसिएशंस ने जुड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी, ठीक है। और शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, एक फोरम था, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें कोई भी भारत का किसी भी बैकग्राउंड से आकर अपनी बात रख सकता है, बट हाउ इट बिकम अ फुली फंक्शनिंग पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी जो मैंने आपको बताया ना, बंगभक्ष, प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। पहले लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नावरोजी ने एस्टेब्लिश करी है, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके अलावा बॉम्बे एसोसिएशन भी दादा भाई नावरोजी ने एस्टेब्लिश की है, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानडे, ठीक है, जीवी जोशी, उसके अलावा इंडियन लीग सिसिर कुमार घोष, कैलकाटा स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, और फिर इंडियन एसोसिएशन में जुड़े आनंद मोहन बोस, राइट। मतलब ये क्या बोलते हैं, जो इंडियन ब्रह्मो समाज है उससे अलग हो गए थे। उसके अलावा मद्रास महाजन सभा, और नेक्स्ट आया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, राइट। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, 1885 बॉम्बे। और यही सब ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी बहुत
थोड़ी और कोई थोड़ी और कोई ज्यादा कैपेसिटी में आईएनसी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, हमें फिर एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, राइट। अब कांग्रेस के आने से पहले इन्हीं सभी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने क्या क्या कैंपेन किए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, क्या क्या पॉलिटिकल एजिटेशंस किए हैं, तो उसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला, फॉर इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन 1875, उसके खिलाफ एजिटेशन किया। फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस 1878 से 79, अगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर, अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, अगेंस्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, फॉर राइट टू ज्वाइन वॉलंटियर कॉप्स, अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर एंड अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या बोलता है कि कोई भारतीय या जो प्लांटेशन में जो लेबर है, जो टी प्लांटेशन में, जो इंडिगो प्लांटेशन में जो लेबर है, वो बगैर परमिशन के प्लांटेशन को छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है। इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में फॉर एन ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन। तो ये सब जो है वो प्री कांग्रेस कैंपेन्स रहे, और फिर कांग्रेस के कैंपेन्स में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो खैर इनको हमने समझ ही लिया है। यहां पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ। उसके अलावा हमने देखा कि जो अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो क्या थी, किस किस रीजन से थी, किस किस ने एस्टेब्लिश किया, और फिर हमने देखा हम, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह ये नेशनल कॉन्शियसनेस तो डेवलप हो गई, नेशनैलिटी की कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, रीजनल लेवल पर पॉलिटिकल एसोसिएशन डेवलप हो गई, लेकिन अब नेशनल लेवल पर वैक्यूम है। उस वैक्यूम को फिल जो है वो कौन करेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम, ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल मेरे चौहान सर हिस्ट्री। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आप सपोर्ट करें, कोई भी कोर्स परचेज करें, तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, सो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।